कत्लों का सिलसिला भाग 1 में आपने सुना कि धनवा गांव में राजू, नंदू और मुखिया की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। रणविजय इस गुत्थी को सुलझाने में अब तक सफल नहीं हो पाया था। गुफा से रणविजय तांत्रिक को अपने साथ ले जा रहा था, तभी डॉक्टर साजिया ने रणविजय को मैसेज किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे। मैंने तांत्रिक को थाने भिजवा दिया और ख़ुद डॉक्टर साजिया के पास चला गया। मुझे लग रहा था कि रिपोर्ट से मुझे कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा। डॉक्टर साजिया ने मुझे बताया कि राजू के शरीर पर जो सुइयां चुभी हुई थी उन पर न कोई जहर लगा हुआ है और न ही किसी की उंगलियों के निशान हैं, और जो चाकू राजू के गले में मिला है उस पर राजू के खुद के फिंगरप्रिंट्स के अलावा कोई और निशान नहीं है। इसका मतलब राजू ने खुद ही अपने गले में चाकू मारा है। मैंने सोचते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर साजिया, अगर राजू ने आत्महत्या की होती तो उसे कोई खंभे से क्यों बांधता, और खुद के शरीर में इस तरह कोई सुइयां भी नहीं चुभा सकता। डॉक्टर साजिया ने कहा, वही तो रणविजय, इस रिपोर्ट ने तो इस कत्ल को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैंने कहा, और नंदू? साजिया ने बताया कि नंदू के साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले हैं। नंदू ने खुद ही अपने शरीर को इस तरह उलझाया है। मैंने कहा, डॉक्टर साजिया, कुछ तो बात है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर साजिया ने मुखिया की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मुखिया के शरीर पर नोचने के निशान मिले हैं। उसके हाथ पैरों को काटा नहीं गया बल्कि चीरा गया है। मुखिया के बचे खुचे बदन पर जो नोचने के निशान मिले हैं वो किसी जानवर के लगते हैं। मैं साजिया से बातचीत करके वहाँ से सोचते हुए निकल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा था। मैं वहाँ से सीधा थाने गया। वह तांत्रिक थाने में भी साधना में बैठा था। मैंने थोड़ा गुस्से से उससे कहा, बाबा, बहुत हो गया नाटक, अब मुझे बता दे, मुखिया क्यों आया था तेरे पास? उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखों ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उसकी आंखों में देखते देखते ही मैंने अपनी पलक झपकाई और दूसरे ही पल मैंने खुद को एक नदी किनारे खड़ा पाया। नदी के उस पार एक कार पलटी हुई थी। तभी वहाँ एक पुलिस जीप आती है और उसमें से मैं उतरता हूँ। खुद को देखते ही मुझे याद आया कि यह तो वही कत्ल केस है जो मैंने जोधपुर में सोल्व किया था। मैंने देखा कि पुलिस जीप से उतरकर मैं पलटी गाड़ी के पास आया और वहाँ वो मुजरिम कराते हुए बोल रहा था कि मैं बदला ज़रूर लूँगा। मेरी पलक झपकती है और दूसरे ही पल मैं खुद को धनवा गांव के बीचों बीच पाता हूँ। काफ़ी अंधेरा था। मुझे सामने से चांद की रोशनी में राजू आता दिखाई देता है। उसके हाथ में एक मटका होता है जो राजू चौराहे के बीच छोड़ता है। तभी मुझको लहूलुहान कातिल, जिसको मैंने जोधपुर में गिरफ्तार किया था, राजू के पीछे खड़ा दिखता है। वो गुस्से भरी आंखों से मेरी तरफ देखता देखता राजू के अंदर समा जाता है। राजू एकदम सीधा खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाया। तभी चारों तरफ से सुइयां आकर उसके बदन में चुभने लगी। राजू किसी जानवर की तरह इधर उधर घूमने लगा और लकड़ी के खंभे के पास जाकर खड़ा होकर मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए जीभ निकालकर खुद की गर्दन में चाकू घुसेड़ देता है। मेरी पलक झपकती है और फिर एक बार मैंने खुद को थाने में पाया और सामने वो तांत्रिक बैठा है। मैंने कहा, बाबा, क्या यह सब डैनी का भूत कर रहा है? तांत्रिक ने कहा, वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है। आज से 10 साल पहले डैनी को गिरफ्तार करके मैंने उसे फांसी दिलवाई थी। तभी मुझे बाबा के पीछे डैनी का भूत खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही मैंने बाबा को बताया वो भूत गायब हो गया। वैसे तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन ये सब देखने के बाद अब मैं सब कुछ मानने को तैयार था। मैंने उस तांत्रिक से पूछा, बाबा, क्या उपाय हो सकता है इस समस्या का? तो बाबा ने कहा कि एक यज्ञ करना होगा। मेरा दिमाग चकरा चुका था। अब जैसे भी इस बला से पीछा छुटाया जाए, मैं तैयार था। उन तीनों कत्लों का दोषी कहीं ना कहीं मैं खुद को ही समझ रहा था। बाबा मुझे अपने साथ गुफा में लेकर गए और मुझसे कुछ सामान मंगवाने को कहा। मैंने तुरंत सामान मंगा लिया। बाबा ने अपने सामने मुझे बैठाकर बीच में सिंदूर का एक गोल घेरा बना दिया और बीचों बीच एक नारियल रख दिया और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने के साथ ही गुफा में हर तरफ से भयानक आवाज़ें आने लगी। डैनी का भूत हर जगह दिखाई देने लगा। मुझे डर लग रहा था, लेकिन बाबा ने मंत्र उच्चारण जारी रखा। तभी अचानक डैनी का भूत मेरे बगल में बैठा प्रकट हुआ। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं डर गया। तभी डैनी ज़ोर ज़ोर से हंसकर बाबा के मंत्र उच्चारण में रुकावट पैदा करने लगा, लेकिन उन्होंने मंत्र जारी रखा। डैनी ने एक भयानक आवाज़ में बाबा से कहा, हे बूढ़े, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? बाबा ने चुप रहते हुए डैनी के माथे पर हाथ रख दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो डैनी को बहुत दर्द हो रहा है। बाबा ने कुछ सुई जैसा निकाला और डैनी को चुभाया और साथ में नारियल को स्पर्श किया। तभी डैनी का भूत जलने लगा और धुआं बनकर उस नारियल में समा गया। बाबा ने मुझे कहा कि इस नारियल को नदी में बहा देना। डैनी की अतृप्त आत्मा अब हमेशा के लिए चली गई है।